बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी खातिर ये दुनिया तशरीफ की। मैं सबसे पहले इस रबीउल अव्वल के महीने में सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने के बाद क्योंकि प्रोग्राम का आज का इन्वान जो था, आज का जो सिलसिला था, वो इब्तिदा करनी थी खुशखबरी ज़मां आसिफ साहब ने। हस्ब साबिक चूँकि ज़मां टीवी पर हमेशा रहते हुए इब्तिदा करने की मेरी जो आदत है, वो मैं कह चुका, लेकिन खुशखबरी ज़मां साहब की वजह करूँगा, वो कुछ कहना चाहेंगे और उसके बाद मैं प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करूँगा इंशाअल्लाह। ओवर टू खुशखबरी ज़मां आसिफ साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी और आप देख रहे हैं ज़मान टीवी इंटरनेशनल का प्रोग्राम वाशिंगटन। और जैसा आप सबको मालूम है कि सैयद तसद्दुक़ साहब हमारे प्रोग्राम को हमेशा होस्ट करते हैं और ये पिछले कुछ दिनों से लगभग 8-9 दिनों से कोविड का शिकार हो गए थे, मगर आप दोस्त अहबाब की दुआओं ने और हमारे ख़ासकर हमारी दुआओं और हमारी अच्छी नीयत ने, अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि आज ये अगरचे ये अलग आइसोलेशन मतलब अलग कमरे में बैठे हुए हैं, घर ही में हैं, मगर इन्होंने कहा कि नहीं जी मैं प्रोग्राम में शरीक हूँगा। और तो इस पे सबसे पहले मेरी आप सब दोस्त अहबाब से गुज़ारिश होगी कि इनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। और आज का मौजू बड़ा अहम था, तो इसलिए शाह साहब ने कहा जी नहीं मैं आपके साथ आऊँगा प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में आगे चल के हमें 1-2 और दोस्त भी ज्वाइन करेंगे और जो वो ज्वाइन करते जाएंगे हम आपको उनका तारफ़ भी देते जाएंगे। तो सैयद तसद्दुक़ साहब आप आज के प्रोग्राम का आगाज़ कीजिएगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला नसीब करे और जितने भी अहबाब किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, रब्बिल आलमीन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में उनको शिफाए कामिला नसीब करे। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे नाज़रीन इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि बड़ी अहम नौइयत का ये प्रोग्राम है। तो ओवर टू यू सैयद तसद्दुक़ साहब, आप प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। खुर्शीद ज़मां अब्बासी साहब, आप हमेशा की तरह मेहरबान हैं और अल्लाह ताला आपको सलामती और तंदुरुस्ती की हालत में रखे। मैं उन तमाम अहबाब का सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर जिन अहबाब ने मेरे लिए दिल की अमीर गहराइयों से दुआ की, मैं सद बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हाथ जोड़कर। अल्लाह ताला उन सब को वो सारी नेमतें अता करे जो अल्लाह ताला के हुज़ूर उन्होंने मांगी हुई हैं। बहुत बहुत आप तमाम अहबाब का शुक्रिया और आपकी दुआओं का ये नतीजा है कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बना हूँ। सबसे पहले बासियत चेयरमैन जो है वो मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। बासियत ज़मान टीवी इंटरनेशनल वाशिंगटन चेयरमैन जो है वो मैं एक बात यहाँ रखना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुज़श्ता जितने भी प्रोग्राम्स हुए, अगर उस प्रोग्राम्स में बासियत चेयरमैन, मैं दिल की अमीर गहराइयों से आपसे माज़रत चाहता हूँ कि अगर किसी की तज़दीक हुई हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो या किसी इंसान को जो है वो हमारी तरफ से कोई गज़न पहुँची हो। चूँकि हमारा मकसद कतई ये नहीं है, ना खुर्शीद ज़मां अब्बासी साहब का है, ना सैयद तसद्दुक़ हुसैन का है और ना हमारे मेज़बानान जो हैं, जो मेज़बान होते हैं, उनका है। हम माशरे की सिर्फ जो है ना बेहतरी के लिए और इस चैनल का एक ही मकसद है कि मुनक़सिम रियासत जम्मू कश्मीर की असल आवाज़ बनकर और महकूम तबके को जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक़्त पिसा जा रहा है और स्पेशली पाकिस्तान और हिंदुस्तान और जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारे महकूम और मज़लूम लोग हैं, उनकी हम आवाज़ बनें और इंशाअल्लाह ताला उनकी आवाज़ हम बनते रहेंगे। और इंटरनेशनली जो डायस्पोरा पूरी दुनिया के अंदर है, हमारे अपने सियासी जो है ना इख्तलाफात, सियासी जो है वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जिन लोगों ने कश्मीर काज़ के लिए हमेशा जो है वो हमतन कोशिश रहे, जिनमें सफ़े अव्वल पे के तौर पर खुर्शीद ज़मां अब्बासी साहब इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब हैं, कश्मीर का एक ऐसा नाम है जिसने हमेशा जो है वो मज़लूम और महकूम अवाम की जो है वो दादरसी की, यूनाइटेड नेशन के अंदर की और हमेशा एक भरपूर आवाज़, भरपूर कश्मीरियत जो है वो पेश करते रहे। इसके साथ-साथ डॉक्टर ग़ुलाम नबी फ़ाई साहब हैं, अमेरिका के अंदर बड़ा नाम है, वो भी जो है ना अपने डोमेन से बढ़कर वो बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी तरह जावेद राठौर हैं, सैयद अरशद साहब हैं, अमेरिका के अंदर ज़ुल्फ़िकार रोशन हैं और इसी तरह जावेद अनायत साहब हैं अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, हम उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं। और इवन के जो है ना दयारे गैर से हटके जो मुनक़सम रियासत के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग
اس کے لیے کوشاں ہیں، یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ اس کی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے وزیر تعلیم صاحب نے کچھ گفتگو کی عوام الناس کے ساتھ، ان نے گفتگو کی، گفتگو کا جو لب و لہجہ تھا وہ یقیناً جو ہے نا جس انداز میں انہوں نے کی وہ بہت دل دکھانے والی گفتگو تھی، لیکن ان کی بھی والدین ہیں، ان کے بھی ماں بہن ہے، اور جب آپ دوسرے ماں بہنوں کے حوالے سے یا کسی کے والدین کے حوالے سے جب کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی تربیت کا جو ہے نا وہ ایک آئینہ ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کی جو ہے نفی کرنی چاہیے، ایسی زبان کی نفی کرنی چاہیے۔ کیا انہوں نے کہا، یہ ہمارے متی الرحمان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پہلے ان کی ویڈیو پلے کریں اور پھر عوام الناس سے ہم آگے بڑھیں گے سوال لیتے ہوئے۔ جو اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، میں گچی سے پکڑ کے جو ہے نا وہاں پہ روڈ پہ رکھوں گا۔ پیسے بھی کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باتیں بھی کرتے ہیں، اس جگہ جا کے پہنچاؤں گا جدھر سے نکلے ادھر ہی واپس جا کے جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ بات بھی سب لوگوں کو کان کھول۔ ناظرین، یہ وہ زبان تھی جس زبان کا استعمال ہوا، اور انتہائی دکھ دہ بات ہے۔ ہم چونکہ ایک پڑھے لکھے معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں، امریکہ کینیڈا ایک سیولائز سوسائٹی ہے، اور ہم سیولائز سوسائٹی کے اندر بیٹھ کر یہ جب سنتے ہیں کہ وہ دوسروں کے حوالے سے گچی سے پکڑ کے یہ کیا لفظ ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا لفظ جو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس، ہم ان کے والدین کی، ان کے عزت و احترام رکھ کے میں سینئر صحافی خورشید اعظم عباسی صاحب کا ٹیک لوں گا اور اس کے حوالے سے وہ گفتگو رکھیں گے، پھر وہاں کے عوام الناس کیا ان کو جواب دے رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ جناب خورشید اعظم عباسی صاحب۔ جی شاہ صاحب، بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے کلپ پلے کر دیا، اور آپ نے اپنے پری ایمبل میں جو کچھ کہا اس پہ بھی ہم بات کریں گے تھوڑی دیر بعد، مگر سب سے پہلے اس کے اوپر آتے ہیں۔ یہ موصوف مظفر آباد کے حلقہ 3 سٹی کے ممبر اسمبلی ہیں، اور ان کو وزارت تعلیم سکولز کی وزارت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس زبان کی شر سے ہمیں اور سب مومنین مومنات کو محفوظ رکھے، اور خود ان کا تعلق بھی سید گھرانے سے ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ان کا یہ کلپ سن کے۔ اور سب سے پہلی بات تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے کسی ممبر کے پاس جو فنڈز ہوتے ہیں وہ ان کے نہیں ہوتے، وہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اور جو ممبر اسمبلی یا وزیر اس کے اوپر اپنا حق جتاتا ہے وہ غلط کرتا ہے، آپ کو بیوقوف بناتا ہے، اور خود بیوقوفوں والی باتیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح بات انہوں نے جو کی، اور اس کے اوپر جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے ان کے والدین کو بھی ایک بڑا تابناک قسم کا میسج گیا کہ ان کی غلط بات کو انڈوز کر دیا گیا۔ اور شاہ صاحب یہ وہی ہے کہ جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے لیڈر ہوں گے۔ قرآن کا فیصلہ۔ تو اب یہ سزا جو مل رہی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، وہ ان کے غلط ووٹ کی، اور ان کی پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ آج کل ووٹ کو عزت دو پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ ووٹر کا یہ حال کر رہے ہیں۔ تو یہ ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو ذلیل کرو کی پالیسی میاں نواز شریف صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی مسلم لیگ کا آزاد کشمیر کے اندر ایک وزیر یہ زبان استعمال کر رہا ہے، اور پھر جب ہم صحافی اس کو کڑے انداز میں تنقید کرتے ہیں تو پھر ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ایٹیکیٹ سکھانے والوں، ہمیں نظم و ضبط سکھانے والوں، ہمیں تہذیب سکھانے والوں، ان کو کیوں نہیں آپ تہذیب سکھاتے؟ جس معاشرے کے اندر اس طرح کی بات ہوگی وہاں کا میڈیا کیا رپورٹ کرے؟ جو ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی یہ ویڈیو ہماری تو نہیں ہے، یہ ویڈیو آپ کے اس وزیر کی ہے جو آپ کی کابینہ کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر مزے کی بات یہ کہ وہ تعلیم کا وزیر ہے، یعنی یہ یاد رکھیے گا، تعلیم میں یہ گزارش کروں
کہ راجہ فاروق حیدر صاحب، یہ جب میں آپ کی اسمبلی کو کوئی اور بات کہہ دوں گا تو پھر آپ لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور پھر آپ سب لوگ یہ کہتے ہو جی کہ ہماری تذلیل ہو رہی ہے. یہ ریکارڈ آپ لوگ بنا رہے ہو اور اس ریکارڈ کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ایسی نازیبا زبان استعمال کی. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سفارشی الیکشن کمیشن ہے آزاد کشمیر کا، جو 5.5 سال عرصے میں مرات اور تنخواہیں حاصل کرتا ہے، ان کو کوئی ضابطہ اخلاق کا نیا فارم بھی جاری کرنا چاہیے جس کے اندر پابند کر دیا جائے اسمبلی کے لیے الیکشن لڑنے والے ممبران کو کہ جو بھی نازیبا الفاظ استعمال کرے گا اس کی رکنیت اسی وقت سے معطل اور ختم ہوگی، یا اس کو 3 مہینے کے لیے معطل کر دیا جائے، یا اور کوئی ضابطہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. مگر اس طرح عوام کو گالیاں دینے والوں، یہ بے شرمی ہے، اور اتنی بڑی بے شرمی ہے کہ خود آپ کس راستے سے آئے ہو پھر مجھے وہ بات نہ کہنے دو جو سڑک اور تھڑے والے لوگ زبان استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو آخری طور پہ شاہ صاحب ان کو مستعفی ہونا چاہیے ابھی، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ان کو کابینہ سے فوری نکالنا چاہیے، اور آزاد کشمیر کے اندر اس ویڈیو کی بنیاد پر ان کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر کیس بھی ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا اور اس غریب مسکین مفلوق الذہن عوام کے حق میں کوئی نہ کوئی آواز ہمیں بلند کرنی پڑے گی. وہ کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ، یہ اوقات ان وزیروں کی ہمیں یاد ہے. میر اکبر صاحب نے بھی گالیاں دی تھی اوورسیز کشمیریوں کو، اور کیپٹل دارالحکومت کا وزیر، دارالحکومت کے حلقے کا وزیر یہ کہہ رہا ہے شرم کرو، چلو میں پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. لوگوں کو گالیاں دینے والوں میں ہمارے نہیں ہیں. پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ویڈیو دوبارہ پلے کریں تاکہ خود صاحب کس حوالے سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، تاکہ وہ سن سکیں کہ وزیر تعلیم ہیں جنہوں نے تعلیم اور شعور کو دنیا کے اندر ہمارے جو ہے نا پریزنٹیشن دینی ہے، کشمیر کی پریزنٹیشن دینی ہے، اور اس کے وزیر ہیں. موصوف خود پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کس زبان کا استعمال وہاں کیا جا رہا ہے ذرا دوبارہ ناظرین. جو اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا میں گچی سے پکڑ کے جو ہے نا وہاں پہ روڈ پہ رکھوں گا. پیسے بھی کھاتے ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ باتیں بھی کرتے ہو. اس جگہ جا کے پہنچاؤں گا جدھر سے نکلے ادھر ہی واپس جا کے جاؤں. تو اس لیے یہ بات بھی سب لوگوں کو کان کھول کر سن لینی چاہیے. جس جگہ سے آئے ہو وہیں پہنچا دوں گا، گچی سے پکڑ کر تمہارا حساب لوں گا. یہ وہ زبان ہے ناظرین، یہ ہماری زبان نہیں ہے. یہ وزیر تعلیم گیلانی صاحب کی زبان جو ہے، جو آپ نے ان کے الفاظ سنے، اور آزاد کشمیر وہ کرنٹ جو ہے وہ وزیر تعلیم ہے. ان پر جب بھی کوئی تبصرہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی زبان شائستگی جو ہے نا سے بھی اگر، اور غیر شائستگی سے بھی اگر صحافی ذمہ داریاں خورشید الزماں عباسی یا کوئی اور ان کا جواب دے گا تو پھر ہم نشانہ بنتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ پارلیمانی نہیں ہے، غیر پارلیمانی ہے. اس غیر پارلیمانی زبان کے حوالے سے ذرا آپ نوٹس لیجئے گا ناظرین، اور یہ دیکھیے گا، اور وہاں پر کھڑے وہ جو لوگ ہیں، اس منقسم ریاست کے وہ لوگ جو جیوے جیوے آوے آوے کے نعرے لگاتے ہیں، اور جس انداز سے دوبارہ بیرسٹر صاحب زندہ باد کے نعرے وہ لگا رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ اور شرمناک بات ہے. سیاسی اخلاقیات جو ہے اور صحافتی اخلاقیات، خورشید الزماں صاحب کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جوڑ کے یہ سوال ہم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہو رہی ہیں، اور وہ جو سیاستدان ہیں ان کے اوپر وہ اخلاقیات کی کیا ذمہ داریاں لگ رہی ہیں. اچھا شاہ صاحب، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھی جوائن کریں گے، تو سید اسماعیل شاہ صاحب پی ٹی آئی ویلی 4 راولپنڈی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور یہ متوقع امیدوار ہیں آنے والے الیکشنوں میں. اور یہ نوجوان جو رہنما ہیں
इनकी भी क्या जिम्मेदारियां हैं, आज इनसे भी सियासी अखलाकियात वाला सवाल आप पूछेंगे। बिल्कुल इनसे भी करेंगे। इसमें हमारी वो वीडियो देखी हो साबका वजीर तालीम साहब की, सॉरी करंट वजीर तालीम साहब की, तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम दोबारा उसको प्ले करेंगे। इस्माइल शाह साहब पीटीआई के रहनुमा रावलपिंडी से हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम टू द शो। अच्छा तो शाह साहब, आपने जो सवाल किया, आपने कहा जी कि साफ्ती और सियासी अखलाकियात क्या चीज होती है, बड़ी खूबसूरत, बहुत ही जानदार सवाल है आपका। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का यही सवाल बनता है। शाह साहब, मैं ये आपसे गुजारिश करूं और नाज़रीन से गुजारिश करूं कि इखलाकियात का अगर आप देखें तो इखलाकियात का सबक इंसान की इनफरादी ज़ात से शुरू होता है, फिर वो माशरे और सोसाइटी का हिस्सा बनता है, और फिर आगे चल के वो सियासियात का हिस्सा बनता है, और वही सियासियात फिर मुल्की निज़ाम बनाती है, मुल्की कानून बनाती है। तो इसलिए इखलाकियात का, एथिक्स का जो पहलू है वो जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल होता है और उसकी इंतहाई अहमियत होती है। इसी तरह साफ्ती इखलाकियात ये है कि हम किसी भी चीज को तनकीद करें मगर मुअद्दब अंदाज में तनकीद करें। मगर शाह साहब, मैं आपसे और नाजरीन से ये गुजारिश करूंगा कि जिस खित्ते के लिए हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमने क्या रिपोर्ट करना है, जो ग्राउंड रियलिटीज वहां वकूफ पजीर होंगी। अगर कोई वजीर जलसा आम में खड़ा होकर गाली देता है तो उसकी जगह मेरा और आपका टीवी कुरान की आयत तो नहीं लगाएगा ना, वही कुछ बताएगा लोगों को जो उनके नुमाइंदे कह रहे हैं पब्लिक में जाके। सही। तो अगर, और फिर इसके ऊपर जब हम तबसरा करेंगे तो तबसरा भी हमें उसी लेवल का करना पड़ेगा जिस लेवल की ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज हैं। फिर उसके बाद लोग अगर इसको अपनी तौहीन समझें या माशती वो नज्म नस्क की खिलाफ वर्जी समझें तो वो बेशक समझते रहें। शाह साहब, दुनिया के अंदर कानूनों में भी तब्दीलियां होती हैं वक्त और हालात की जरूरत के मुताबिक। जी। आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर कौन सा मीडिया है जो हकायक दिखाता है? आप भी जर्नलिज्म में हूं, मैंने भी सारी जिंदगी यही कुछ किया। वहां की कलम पे पाबंदी है भाई, वहां के कैमरे की आंख वो हकीकत नहीं दिखाती जो दिखानी चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया पे बैठे बड़े बड़े फन खान एंकर एक स्लिप के ऊपर वो प्रोग्राम करते हैं जो फीड किया जाता है, और अगर हम, आप और मैं आजादाना इजहार राय का इजहार करते हैं, हमने तो नहीं, हम तो मौलाना फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहते, हम नहीं कहना चाहते। ये सियासत के अंदर इखलाकियात के ऊपर अमल ना करके इन्होंने इस तरह के नाम पाए, इन्होंने किरदार बन गए ये सियासत के। और अब अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो लोग इसको ये कहना शुरू कर दें कि जी खुर्शीद साहब तनकीद करते हैं इखलाकियात से हटके। ना भाई ना, मैं वही कह रहा हूं, नैरेटिव के ऊपर रियलिटीज मौजूद हैं। जी। अगर शाह साहब ये मेरा जुर्म है तो आप मुझे बता दें कि जी ये आप वाकई ये आपका जुर्म है, आप इखलाकियात से बाहर निकल के बात कर रहे हैं, मुझे बताएं आप। देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने चीज़ों की वजाहत की, मैं थोड़ी सी उसमें चीज़ें थोड़ी ऐड करके आगे बढ़ूंगा कि हम उन जैसे नहीं हो सकते, चूँकि हमें वेल मैनर्स, जब इस सहाफ़त की तालीम जब हमने हासिल की तो हमें वेल मैनर्स और एटिकेट सिखाए गए, और हमने अपने इखलाकियात और आदाब और उन चीज़ों को मलूज़ खातर रख कर जो है ना, उनकी जो है उन्हें सियासी इखलाकियात भी सिखानी है और उसके लिए जो है ना कोशिश भी करनी है। बहुत शुक्रिया, आपका नैरेटिव आ गया। वेलकम करेंगे जनाब इस्माइल शाह साहब को। इस्माइल शाह साहब, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी देर पहले हमने एक क्लिप जो है ना प्ले किया हमारे वजीर तालीम साहब गिलानी साहब का, जो इन्होंने जो है वो बहुत ही बदइखलाकी के साथ जो है वो जिस अंदाज से अवाम अन्नास को उन्होंने मुखातिब किया, आपने वो क्लिप सुना या आपको दोबारा सुनाया जाए? जी, जी, मैंने वो ऑलरेडी देखा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए इस प्रोग्राम में। बेसिकली मैं एक छोटा-सा सियासी कारकुन हूँ। वैली 4 रावलपिंडी में हम पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं।
اصل میں سب سے یہ جو اخلاقیات ہیں یہ ہمارا بیسکلی جو بنیاد ہمارے معاشرے کی، سب سے پہلے ہمارے دین کی، معاشرے کی، اس کے بعد یہ آگے جاتی ہے سیاست اور چیزیں. وہ سب سے پہلے ہماری بیس ہے، ہماری بنیاد ہے، جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں ہم سب لوگ. تو اس چیز کے اندر جو آپ ویڈیو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے بالخصوص ایک منسٹر صاحب کی جو کل ویڈیو چل رہی تھی، اس پہ اس کی دو جو پہلو ہیں، جو میں نے وہ ویڈیو دیکھی اس کے بعد مجھے سمجھ آئی اس کے دو پہلو. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جب عوام کو جس طرح رسوا کیا وہاں پہ، سب سے پہلے تو جس منصب پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کا تو میرے خیال میں یہ لیول ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ اتنا نیچے جا کے اس کے اوپر بات کریں. لیکن پھر بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی سیاسی پرورش کیا تھی، کیا وہ صرف بیڈ روم سے نکل کے سیاست میں آ گئے تھے یا کیا معاملہ تھا، یہ ہم سب عوام کو چیک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. سیکنڈ چیز جیسی جو جس طرح پی ٹی آئی آزاد کشمیر، جیسے کہ پاکستان پی ٹی آئی میں آپ نے دیکھا جو بہت بڑے سیاستدان اپنے آپ کو کہتے تھے اور عمران خان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس کو سیاست نہیں آتی ہے، وہ ساری پارٹیاں مل کے آج ہو گئے عمران سے وہ طائف بھی ہیں اور آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے. اور ہم بڑے مطمئن ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ پریشر میں بہت اچھا کھیلنا جانتا ہے، اس کے تقریباً پوری دنیا گواہ ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو پی ٹی آئی کا پریشر جو ان کے اوپر بن رہا ہے، دیکھیے آج تک انہوں نے سیاست تو کی نہیں ہے نا، وہ تو ایک بیڈ روم سے اٹھے اور آگے بس منسٹری مل گئی. تو تھوڑا سا پریشر پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان پہ آ رہا ہے، جو دن بدن پتہ نہیں آپ شاید علم میں ہو یا نہ ہو، جو جوک در جوک لوگ ان کے جو جھوٹ تھے پچھلے 4-5 سال کے جو اب سامنے آئے، جو ان کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں اور جو ان کے پیروں کے نیچے سے جو کرسی نکلتی جا رہی ہے، جو ان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، تو اسی لیے اب وہ تھوڑا حواس واختہ ہو چکے ہیں اور غالباً ایسے بیانات انہوں نے اسٹارٹ کیے بھی. شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگے بھی مختلف چیزیں آپ کو ان کی نظر آئیں. سیکنڈ چیز میں آخری اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہوں گا اپنا ٹائم لینے کے لیے، کہ اس کے اندر انہوں نے یہ چیز بھی مینشن کی کہ میں پیسے دیتا رہا یا اسکیمیں دیتا رہا. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے وہ باقاعدہ ان سے پوچھیں کہ کن کو پیسے دیتے رہے، آپ پیسوں کی سیاست کرتے رہے، جس میں وہ خود یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ میں، وہ ایز اے منسٹر ہیں، ایک رسپانسبل پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے دیتا رہا یا میں اسکیمیں دیتا رہا کسی کو. تو لٹرلی وہ اس چیز کو خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی سیاست ہوئی ہے، جو آج سے پہلے آزاد کشمیر میں 4.5 سال پہلے جو حکومت نے جو کیا تھا، نواز شریف اور اس کے جتنے بھی وہ بندے ہیں، انہوں نے وہ آج اپنے منہ سے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پیسے بھی دیے ہیں عوام کو، ہم نے، اس کا مطلب تو یہ کہ عوام کے کام کے لیے تو آئے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے. یہ پورا ایک ٹولہ تھا، یہ پاکستان سے شروع ہوتا تھا، نون لیگ اور دوسری دیگر جماعتیں، پیپلز پارٹی وغیرہ وغیرہ سے یہ جاتا تھا کشمیر کی طرف. اور اب جیسے جیسے ان کے ہاتھوں سے چیزیں نکل رہی ہے، ایک عام جینون ورکر جو اوپر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اقتدار ان کے گھروں کی جو لونڈی تھی وہ چیز ان سے ختم ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ وہی جو عمران خان کا نظریہ ہے اس پہ چلیں گے. اب یہاں پہ جیسے عمران خان نے ایک ہی دے دیا کہ سب برابر ہے، no one is above the law، اور ایک پاکستان، اور اسی طرح انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ایک کشمیر ہوگا. تو اس کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کنٹینیو کریں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ان کی یہ بوکھلاٹ آپ کو آنے والے ٹائم میں نظر آتی رہے گی. کوئی ایسا بوکھلاٹ کا ذکر جس طرح انہوں نے کیا کہ یہ جب ہارے ہوئے جب میدان سے لوگ اپنا وہ مظاہرہ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس ہار کا جو ہے وہ سارا وہ نزلہ جو ہے وہ گراتے ہیں عوام الناس پہ. اور عوام الناس ان کے لیے کیا فرماتی ہیں، کیا ان کی جو ہے نا، یہ چونکہ جو اسپیشلی دنیا ٹی وی کا ایک انٹرویو جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک بوڑھی خاتون ہے اور ان کی لینگویج چونکہ تھوڑی ولگر ہے. میں پہلے وضاحت کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ کلپ چلانے سے پہلے میں معذرت چاہوں گا تمام لوگوں سے، چونکہ وہ ایک دیہاتی خاتون ہے اور ہمارے لیے صد بار احترام ان کا، لیکن ان کے جذبات ہیں، وہ اس جذبات میں جو وہ لفظ کہہ رہے ہیں ان سے میں ایگری نہیں کرتا، ان کی لینگویج سے میں ایگری نہیں کرتا. اختلافات ضرور رکھیں لیکن اس طرح نہ رکھیں. اس تقریر کے بعد جناب گیلانی صاحب کی تقریر کے بعد جناب مطیع الرحمان صاحب وہ کلپ چلائیے گا دنیا ٹی وی کے سامنے جو خاتون نے اظہار کیا. شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں عطیہ کروں گا یہ کلپ حکومت آزاد کشمیر کو. آپ نے اور میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا جی. اور یہ فاروق اعظم صاحب کو آزاد کشمیر کی جو 49 رکنی اسمبلی ہے
یہ کلپ ان کی نظر ہے, چاہے کوئی بھی کسی حلقے سے وہاں ممبر بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو متی الرحمان صاحب وہ کلپ چلائیے گا. کوئی سہولت نہیں ڈیٹھی اساں سختی اساں آئی سرا نہیں چاہیے پانی آن دے اساں کس دیتا نہ کوئی گاڑی ملتی نہ کوئی سڑکی نہ اساں کی نہ دیتا نہیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. گورنمنٹ میں کھڑی ہوں گورنمنٹ آگے سارے میں انہیں پوچھا تھا تساں غریب گزریا تو دیکھتے نا کھڑ پینچا تو سنگھی بنتے تو اساں بھن چو سودا چاہیے بلی روڑا چاہنی ہے گھر بچانے مائیے دی سی گورنمنٹ تھی اساں کہ گورنمنٹ تے ٹاگے کھا دے ماں رکھا گورنمنٹ لے بھن چودا دی. ناظرین جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی زبان جو ہے خاتون ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ان کی زبان کا احترام نہیں ہے. جو لفظ استعمال آخر پہ کیے گئے وہ بالکل اس سے میں جو ہے وہ سہمت نہیں کرتا, اور میرے معزز ممبران جو ہے وہ میڈیا کے دوست بھی اور اسماعیل شاہ صاحب بھی اس سے اگری کریں گے. لیکن یہ وہ دکھ ہے, جو اندر کی تکلیف ہے, جو تڑپ تڑپ کر بول رہی ہے. سارا ٹیک لوں گا میں اسماعیل شاہ صاحب سے. جی شاہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے سید صدر صاحب کی؟ جی تھوڑی سی آواز کٹ گئی تھی بیچ میں آپ کی, سوری, کین یو ریپیٹ اگین؟ جی I just want to take your take کہ یہ جو خاتون ہیں یہ دل برداشتہ ہو کر, ان کے الفاظ سے ہم سہمت نہیں ہیں, جو گالی گلوچ ہے اس سے ہم سہمت نہیں ہیں, لیکن جو دل برداشتہ ہو کر وہ کہہ رہی ہیں اور عوام الناس جو ہے وہ اس وقت دکھی ہیں, تکلیف میں ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوری, کیونکہ میں ان خاتون کی صرف تصویر دیکھ سکا ہوں, مجھے ان کی ویڈیو کی آواز نہیں ہے. کائنڈلی آپ کچھ اس کے مطلب وداؤٹ وہ جو کہہ رہی ہیں یا جس سے گالم گلوچ کر رہی ہیں, وہ ورڈنگ تو میں نہیں ریپیٹ کروں گا اپنی زبان سے. انہوں نے بہت گندے الفاظوں سے جو ہے نا نوازا حکومت کو کہ ہم ان کے جو ہے نا انہوں نے کوئی ہمیں کیا دیا, جو ہے نا ہماری سڑکیں بھی کچی ہیں, ہم پانی جو ہے نا سر کے اوپر رکھ کے جو ہے نا ابھی بھی دیہاتوں میں جو ہے نا جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور تھوڑی گال گلوچ کی گورنمنٹ کے لیے. گال گلوچ سے میں سہمت نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ جو دکھی ہونے کا ان کا انداز تھا اسی حلقے سے وہ بلانگ کرتی ہیں جو گیلانی صاحب کا حلقہ ہے, اور دنیا ٹی وی کو وہ دے رہی ہیں انٹرویو. دیکھیں میں اس پہ اتنا صرف کہنا چاہوں گا کہ یہ واپس وہیں پہ ہم چلے جاتے ہیں جہاں میں نے یہ پہلے چیز فرمائی تھی آپ کو, کہ جو اقتدار ہے وہ پہلے ہی آلریڈی ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کے جو ہے نا گھر کی لونڈی بنا کے رکھا ہوا تھا. اور یہ ایک خاتون کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس ٹائم آپ کسی بھی حلقے میں چلے جائیں, کسی بھی حلقے کے اندر, چاہے وہ فاروق حیدر صاحب کا حلقہ ہو, چاہے وہ کسی کا بھی ہو, کوئی کسی کا کام نہیں ہوا. ان کے پہلے بہت وعدے تھے کہ پہلے 6 مہینے کے اندر ہم بلدیاتی الیکشن کرا دیں گے, نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے. مطلب لٹرلی آپ کہیں بھی وزٹ کر لیں کچھ بھی نہیں کر سکے. اور اس بار تو انہوں نے مظفر آباد, بالخصوص مظفر آباد ڈویژن کا نعرہ لگا کے کہ ان 8 جو مظفر آباد سائڈ کے حلقے تھے کہ میں یہاں پہ ہر چیز دنیا کی پرووائڈ کروں گا, میں یہاں سے پی ایم آؤں گا. اور جو اسپیشلی جو ماجرین کے حلقے تھے ان کی طرف تو انہوں نے مطلب نظر بھی نہیں دوڑائی. آنا تو بہت دور کی بات ہے, جو ہمارے 12 ماجرین کے پاکستان میں حلقے ہیں. کہنے سے مراد یہ کہ پچھلے 4.5 سال حکومت نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آئی ہے. اور اب ان کو اقتدار جاتا نظر آ رہا ہے تو کبھی پی ایم صاحب کی زبان بھی ایسی ہو جاتی ہے جیسے منسٹر صاحب کی ہے, کیونکہ لیڈرز ایک دوسرے کو فالو کرتے ہی رہتے ہیں, اور اسی طرح آگے پھر وہ کبھی رونا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں عوام کام مانگ رہی ہے, آپ پی ایم تھے, آپ گیس دے سکتے تھے, آپ عوام کے لیے کچھ کر سکتے تھے, آپ ماجرین کے حقوق کے لیے کچھ کر سکتے تھے. پوری دنیا میں کشمیری مطلب آپ نے آئی ایم سوری ٹو سے بٹ انہوں نے بیکاری بنا کے چھوڑ دی ہے, ٹھیک ہے. نہیں آپ کشمیری کو یا کشمیری کو آپ ریپرزینٹ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ عوام کو سوچنا پڑے گا کہ اب ان کو آنے والے ٹائم میں عوام جواب دے گی. انشاءاللہ عوام تیار ہے, اور عمران خان کے نظریے کے مطابق بیسر سلطان محمود چوہی صاحب کی قیادت میں اور تمام جو ٹیم ہے عمران خان کے ساتھ ہیں, اور آنے والے ٹائم میں یہ سب جواب ان کو ملیں گے انشاءاللہ. میں یہی کہوں گا. باقی یہ جو حالات ہیں وہ ہر گھر کے آج کل یہی حالات ہیں, کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا, بیرسٹر صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی تو ایک سوال آپ کے ساتھ چھوڑوں گا میں, جو ہے نا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب مختلف پارٹیز کا جو ہے وہ حصہ رہے پہلے بھی, اور مختلف پارٹیز کو چھوڑتے وزارت عظمیٰ پر بھی وہ رہے, راجمان رہے, ان کے دور میں بھی بہت سارے مسائل پریشانیاں رہیں. اور اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں کیا ان کا ویژن تبدیل ہو چکا ہے, یا وہ واقعتاً جو ہے اس عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گا بیرسٹر سلطان محمود چوہی صاحب کی, کہ وہ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہیں. اور سب سے پہلی بات کہ ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں, مطلب ہم تو چلیں پارٹی ہیں, ہمارے صدر ہیں وہ,
لیکن ان کے مخالفین بھی آج تک آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ان کو ایک سنگل پینی کی انہوں نے کبھی کرپشن کی ہو یا ان کا نام آیا ہو. ایک بات. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جب آپ جو پارٹی کی بات کی اس کے اندر جو ہے آپ سمجھتے ہیں پالیٹکس کو کہ جو پچھلی پارٹیاں تھی اس کے اندر جو لا کے پپٹس بٹھا دیے جاتے تھے، اپنی انگلی سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے اب آ کے جو عمران خان نے ایک ویژن ہے کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے، کشمیری کریں گے، اسی لیے وہ پوری ایک ٹیم تیار ہے بیرسا سلطان محمود چوئی صاحب کے ساتھ، جو آنے والے ٹائم میں ان چیزوں کو دیکھے گی اور باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرے گی اور آپ کو نظر آئے گا. یہ چیز ایک میں آپ سے اور یہ کہنا چاہوں گا، پورے آزاد کشمیر کے اندر آپ نظر دوڑائیں، مجھے ایک لیڈر دکھا دیں، میں خود آزاد کشمیر، پاکستان اور امریکہ تک جا کے میں کشمیر کی آواز اٹھاتا رہا ہوں. میں اپنی آنکھوں سے اس چیز کا گواہ ہوں کہ بیرسا سلطان محمود چوئی صاحب پچھلے 10 سال کا میں گواہ ہوں، آپ آئی وٹنس، کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بغیر کسی حکومتی وسائل یا کیونکہ وہ پچھلے کئی تقریباً 10 سال سے اوپر ہو گئے، 15 سال وہ 20 سال وہ حکومت میں نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے کشمیر کے لیے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارے عباسی صاحب بھی میرے خیال میں اس کو سیکنڈ کریں گے میری بات کو، کہ وہ کشمیر کاز کے لیے، میرا نہیں خیال کشمیر کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو کشمیر کاز کو اتنا جس طرح انہوں نے کیس پیش کیا ہے کشمیر کا، اور مطلب ایسا نہیں کہ کسی گورنمنٹ وسائل کے اوپر، انہوں نے اپنے خود جو جس طرح جتنا بھی وہ کر سکتے دنیا کے کونے کونے میں کشمیر کا نام آگے لے کے گئے. اور آج اسی لیے آپ کہیں بھی دیکھیں دنیا کے ہر کونے کونے میں کشمیر کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ دنیا کو پتہ ہے، اس کا کیس سارا پتہ ہے. اسی لیے میرے خیال میں اس سے بیسٹ قیادت کوئی بھی نہیں تھی آزاد کشمیر کے اندر جو پی ٹی آئی کو اس ٹائم پہ وہ کر سکے. بیرسا سلطان محمود چوئی صاحب ایک فگر ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ وہ کشمیر کے آزادی کے لیے بھی اور میں پروگرام میں ویلکم کروں گا جناب جاوید عنایت صاحب کو. جیسا میں نے آپ کو ابتدا میں ذکر کیا تھا ناظرین کے جن لوگوں نے بلا تنخواہ سپاہی جو کشمیر کے ہیں ان میں سے ایک جاوید عنایت بھی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کشمیر کے کیس کو اصل معنی جو ہے نا اس کو دنیا کو دکھائے جائیں اور اس کو بتایا جائے. ویلکم کریں گے جی جاوید عنایت صاحب آپ کے پروگرام میں. بہت شکریہ جی. ساری میرے خیال میں تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا. دیر سے آئے درست آئے. آپ کو وزیر تعلیم صاحب کا کلپ جو ہے وہ جو چلا، جو انہوں نے عوام سے مخاطب ہوئے، اگر آپ تک نہیں پہنچا تو ہم پروڈیوسر صاحب کو کہیں گے کہ دوبارہ چلائیں تاکہ آپ بھی سنیں اور ناظرین بھی سن لیں، تاکہ جو ہے نا جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا وہ بھی دوبارہ دیکھ لیں گے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم، ان کا پورا نام خورشید الزماں صاحب آپ ذرا بتائیے گا. وہ افتخار گیلانی صاحب ہیں جی، وزیر تعلیم اسکول. افتخار گیلانی جی جی میں نے سنا ہے. جی جی. تو اگر یہ متی الرحمان صاحب اس کو اگر دوبارہ چلا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جو اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا میں گچی سے پکڑ کے جو ہے نا وہاں پہ روڈ پہ رکھوں گا. پیسے بھی کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باتیں بھی کرتے ہیں. اس جگہ جا کے جاؤں گا جدھر سے نکلے ادھر ہی واپس جا کے جاؤں گا. تو اس لیے یہ بات بھی سب لوگوں کو کان کھول کر سنانی چاہیے کہ جس جگہ سے آئے ہیں وہیں واپس پہنچا دوں گا، گچی سے پکڑ کے لاؤں گا. افتخار گیلانی صاحب نے یہ الفاظ، یہ نازیبا الفاظ جو استعمال کیے. جاوید عنایت صاحب شرم آتی ہے ہمیں، بات چیت جو ہے وہ اس خطے کا جو ہے ایک ادنا سا فرد جو ہے نا اپنے آپ کو مانتے ہوئے، اور پھر اس جو تعلیم اور درس و تدریس کو عام کرے گا، جو تعلیم کو شعور کو بیدار کرے گا، اس کا منسٹر یہ کہہ رہا ہے مینرز اور ایٹیکیٹس میں ہم سیاسی اخلاقیات اور صحافتی اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے وہاں؟ دیکھیں ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے یہ جو لیڈر ہیں، یہ پاکستان کے جو بیوروکریٹ ہیں ان کی چاپلوسی میں جو بات جاتا ہے. پچھلے دنوں یہ ایک پرائم منسٹر کا بھی ہم نے کلپ دیکھا تھا، وہ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے. اصل میں آزاد کشمیر کے یہ جو لیڈر ہیں ان کی نہ تو کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، نہ جہاں یہ بیٹھتے ہیں جس جگہ ان کی جو ہے نا یہ بنایا گیا ہے یہ جو سیٹ اپ، نہ اس میں ان کی کوئی عزت ہے.
आज़ाद कश्मीर के लोग इनको वोट दे के बनाते हैं, लेकिन ये बेचारे जाके नौकरी करते हैं पाकिस्तान के लैंड ऑफिसरों की, और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर जो कभी किसी इलाके से मुंतहिब होके आता है, कभी किसी इलाके से, और वज़ीर अमूर कश्मीर के ये जो है वो ऐसे लगता है कि ये उसके पर्सनल जो है वो नौकर हैं। तो ये चापलूसियों कर करके लोगों को ऐसी आदत पड़ जाती है कि जब अपने से छोटे या जो अवाम को जो ये अपने से छोटा ही समझते हैं और उसको ये कीड़े मकोड़े ही समझते हैं, तो उनके बीच में जाकर जो बातें करेंगे वहाँ और किस तरह की बातें करेंगे। इनकी अगर कोई इखलाकियात होती, इनके अंदर कोई रेस्पेक्ट होती, तो जहाँ ये बैठे हुए हैं वहाँ ये अपने एम्पावरमेंट के इश्यूज उठाते, ये अपने लिए बाकायदा कोई इज्जत और एहतराम का मुकाम हासिल करते। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है या आज़ाद कश्मीर का जो गवर्नमेंट का सेटअप दिया गया है उसमें है ही कुछ नहीं। ये एक म्यूनिसिपल कमेटी से भी कम इख्तियारात वाली गवर्नमेंट यहाँ बैठी हुई है। तो उसमें ये बेचारे थोड़ी सी प्रिविलेजेस लेके तो ये वहाँ बैठे हुए हैं, और ये अपने लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ कभी कभी नारे मार देते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं कि यार पता नहीं ये इंडिया का क्या करने वाले हैं। तो हालांकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि ये तो इंडिया की तो बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ सकता है वहां जाके। ये क्या इनके बारे में आप बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर का जो खिता है ये इतना बदतरीन किस्म का द्वालियापन का शिकार है। ना तो इनकी कोई पहचान है, ना इनकी कोई अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है, ना इनके पास कोई गवर्नमेंट का सेटअप है, ना इनके पास कोई वसाइल हैं। ये बेचारे वहाँ अगर आप देखें या जो पाकिस्तान के साथ इनका मायदा है कराची एग्रीमेंट, उसमें देखें तो ये सब कुछ वहां पहले ही सरेंडर करके आए हुए हैं। और 1949 में ये आज़ाद कश्मीर का खिता पाकिस्तान के हवाले कर चुके हैं। गिलगित-बल्तिस्तान तो ये उसी मायदे में वो भी उनके हवाले कर चुके हैं। लेकिन जाहिर है जब आप अपना खिता ही किसी को सरेंडर कर देते हैं तो जाहिर है वो आगे जो उस जिनको आप देते हैं वो उनकी मर्जी है कि वो आपको किस तरह चलाते हैं। तो इसी तरह अगर आप इनकी इखलाकियात देखेंगे तो ये आए रोज हम सुनते रहते हैं कि ये किस तरह की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये कैसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक में ये क्या बातें करते रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये कोई अवामी नुमाइंदे नहीं होते हैं। कोई किसी बरादरी का वोट लेके किसी फिरके का वोट लेके आ जाता है। यहाँ आज़ाद कश्मीर में एक बंदा किसी दूसरे इलाके में या किसी दूसरी बरादरी में जाके इलेक्शन लड़के देखे तो इनको अपनी औकात का भी पता चल जाएगा और इनको अपनी हैसियत का भी पता चल जाएगा। ये अपनी अपनी बरादरियों के जो बेचारे जो हमारा वो पुराना कास्ट सिस्टम है हिंदुओं का, ये उसी कास्ट सिस्टम को ही बरादरी कबीला बना के बैठे हुए हैं। ये लगता है मेरे भाई साहब जो हैं वो सियासतदानों से बहुत तंग हैं गालिबा। कहने से ये है कि इन्होंने सारा कुछ मतलब सियासत और कश्मीर के हवाले से वो लाइक यूजिंग वन पॉइंट एवरीवन द सेम मेरे ख्याल में पूरे कश्मीरी उसमें जो है ये आप अगर देखेंगे तो ये कोई इनके किसी के नुमाइंदे नहीं हैं। ये एक तरफ तो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स के नौकर हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लैंड ऑफिसरों के ये नौकर हैं, और तीसरी तरफ ये अपनी बरादरियों कबीलों को तासब फैलाकर वहाँ ये वोट लेते हैं और इस वजह से इनको वोट मिल जाते हैं। जबकि इनकी अगर सही औकात अगर आपने चेक करनी हो तो किसी एक लीडर को किसी दूसरी बरादरी के इलाके में भेज दें, इसको 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो ये इस तरह के इनके वोट होते हैं। और आज़ाद कश्मीर के खित्ते को जितना इन्होंने 47 से पहले भी ज़्यादा पसमानदा कर दिया है, और आज जो आज़ाद कश्मीर के इलाके की हालत है ये 47 से पहले भी ये हालत नहीं थी। एक मनार्क था, एक बादशाह के ज़माने में भी हमारी ये हालत नहीं थी, ये मसाइल नहीं थे जो आज आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हैं। तालीम क्या है में भी ऐसे हालात नहीं थे। जावेद अनायत साहब ने कहा, उसका प्रूफ दे रहे हैं इस्माइल शाह साहब से वहाँ के सियासतदान, जिस जबान को इस्तेमाल किया जा रहा है और उस जबान का इस्तेमाल जो है ये 73 से हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा सियासतदानों की। और मतलब बात कहने से ये है कि किसी ने आपको नहीं रोका कि आप अपनी आवाम को साफ पानी पहुंचाएं, सेहत के मसले हल करें, अच्छी एजुकेशन के लिए करें। बात ये है कि ये बहुत इजी सा एक सिस्टम है कि आपने कंप्लेन करनी है, बस कोई भी बंदा उठे कंप्लेन शुरू कर देती। कश्मीर कुछ नहीं भाई। बात ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले हमारा बड़ा भाई है, ठीक है या नहीं? हम पाकिस्तानी हैं, हम कश्मीरी हैं, ये बात अलग, बहस टोटल अलग है। होते हैं क्या? एक बंदे ने क्या करना है, किसी मिनिस्टर क्या नहीं कर सकता है, किसकी क्या, ऐसा नहीं है। सियासतदान देखे इस टाइम पे मेरे ख्याल में भाई साहब के लिए इस टाइम पे सबसे इजी जो
जो नॉट ओनली भाईजान बल्कि एवरीवन जो है ना वो सियासतदान को पकड़ता है, सबको एक तरह वो ये है। कहने से ये है कि मसाइल की तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप सिर्फ ये बताएं कि मसाइल का हल किसने करना है। आपको किसने रोका है कि आप एक अच्छी सड़कें दे दें? किसी पाकिस्तानी ने आके रोका है, किसी कश्मीर के ऊपर रोका है, आपके अपने हल्के में देनी है, किसी ने एजुकेशन से रोका है, किसी ने साफ पानी से रोका है, किसी देनी है जो वहाँ पे इलेक्टिव जो है ना मेंबर है वहाँ पे, जो वहाँ पे वोट लेके आया है, वो तो इस्माइल शाह साहब, वो तो उन्होंने देनी है। जावेद अनायत तो एक मेहनत कश है जो यहाँ अमेरिका के अंदर मेहनत बेच रहे हैं। ये हाँ जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि छोटा सा कोई काम होता है, आप उठा के ब्लेम दूसरे पे डाल दें, ये सबसे इजी काम होता है। आप जाके अपने हल्के, जिस हल्के से भी आप किसी अपने मिनिस्टर को एमएलए बनाते हैं, वो मिनिस्टर बनता है, वो काम करते हैं, 5 साल बाद उससे जवाब लें ना, आप आवाम को शऊर दें, ठीक है या नहीं? बड़ी सिंपल सी बात है कि चेक एंड बैलेंस जो है ना, जो नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर इससे पहले चंद लगता है इस्माइल शाह साहब का जो है राब्ता जी, मैं अपनी बात, मेरा पीछे से कोई खानदान में जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी अब आ रही है जी, मैं अपनी बात करूं जनाब खुशबू आबासी साहब, ये उनकी राब्ता कर दिया है, वो दोबारा हमें ज्वाइन कर लेंगे, तब तक वो हमें ज्वाइन करें। ये सियासतदानों का एक वतीरा जो है वो हमेशा ये रहा है कि ब्लेम गेम जो है ना, वो वापस जो है वही लोग जो उनको आईना दिखाया तो बुरा मानेंगे, वो बुरा मान जाते हैं। और थोड़ा सा उसकी झलक जो है इस्माइल शाह साहब की तरफ से भी नजर आ रही थी, और वो जावेद अनायत साहब कह रहे थे कि शायद उसने रोका है कि जो काम करे। जावेद अनायत साहब जो नाम मिनिस्टर है वहाँ, ना तो जो है ना वहाँ किसी वजारत के साथ जो है ना मुंसलिक है, ना ही उनका कोई सिलसिला है। अभी जो है ना एक तामीरी जो है वो सहाफत जो है उसकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि हम उन्हें आईना जरूर दिखाएं और मैनर्स और एटिकेट्स के साथ। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? जी शाह साहब, पहली बात ये है जो आपने क्लिप दिखाया था, वो क्लिप मैच करता है वहाँ के निज़ाम ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से। ये आपके प्रोड्यूसर का बड़ा अच्छा इंतखाब था। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आवाज की सरसराहट ज्यादा महसूस हो रही है। जावेद साहब के माइक में खराबी थी, अभी मैंने इनको म्यूट कर दिया है। तो ये गुजारिश ये है सर कि ये जो क्लिप आपने दिखाया था, ये बड़ा आपने बेहतरीन जवाब दिया उनको। और ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से अगर देखा जाए तो यही ज़बान हुक्मरान भी बोलते हैं, यही ज़बान अवाम भी बोलते हैं। और मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार गिलानी को जिस अंदाज में आपने जवाब दे दिया, तो ये थोड़ी हमारी दिल की तसल्ली हो गई कि यही वो कह रहे थे, और ये उनके बारे में अवाम की राय क्या है वो भी सामने आ गई। अच्छा, आप जरा उस खातून का क्लिप अगर प्रोड्यूसर साहब दोबारा चलाएं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, खातून क्या कह रही हैं वो सुनिएगा। हम उनके लफ्जों से, उनकी गाली गलौज से एग्री नहीं करते, सहमत नहीं करते, लेकिन वो क्या कह रही हैं, अवामन नास जो है ना क्या कह रही है, दुनिया टीवी को वो इंटरव्यू दे रही हैं, क्या उन्होंने कहा, नाज़रीन सुनिए। कोई सोलन नहीं दी असा सख्ती, असा आई सिरारी चाहिए पानी आंदे, असा किस देता ना, कोई गड्डी मिलती ना, कोई सड़की ना, असा की न देता नहीं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट मैं खड़ी हूं गवर्नमेंट आगे सारे मैं उन्हें पूछा था तुसा गरीबा को तो देखते ना खड़पेचा तो संगी बनते, असा भैन चो 100 दा चाहिए, बुढ़ी रोड़ा चाहनी है, घर बचाने माइये दी सी गवर्नमेंट थी, असा क्या गवर्नमेंट पे टाके खा दे मार रखा गवर्नमेंट ले भैन चौदह दी। सॉरी नाजरीन, उनकी जबान से हम बिल्कुल जो है अग्री नहीं करते। हम उनकी गुफ्तगू जो है उससे जो उनमें गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, गाली गलौज इस्तेमाल की, बूढ़ी खातून है, हम उनको बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन जो जज्बात हैं उस जज्बात से हम सहमत हैं कि वो कह रही हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिया गया। और इफ्तिखार गिलानी साहब जो वज़ीर तालीम है, उन्होंने वो जो लैंग्वेज वहाँ इस्तेमाल की, जो जहाँ से आप लोग आए हो वहीं आपको दिखा देंगे। अवाम नास का ये हाल है, ये देखो पब्लिक जो है ना ट्रांसपोर्ट है और बच्चे स्कूल के किस खतरनाक अंदाज में, अगर ये हम यहाँ कनाडा के अंदर किसी को दिखाएं तो वो कोई बिलीव नहीं करेगा कि आर यू श्योर, इज इट पॉसिबल, ये रियल पिक्चर है। लेकिन ये रियल पिक्चर है जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब के हल्के की, और ये उस हल्के की जो है ना, ये बल्कि ये पूरे आज़ाद कश्मीर की एक तस्वीर है। हम सारी जो है ना इफ्तिखार गिलानी साहब की बात नहीं कर रहे, पूरे आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं।
इस्माइल शाह साहब, आप जहाँ से टूटे थे वहीं से आप, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। बस मेरा सिर्फ ये कहना था कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम जो अवाम है वो इंशाल्लाह इन चीज़ों का इनसे बाकायदा पूरा हिसाब लेंगे, और ना सिर्फ इन बातों का, बल्कि जितना फंड और जो चीज़ें हैं, जिस तरह पीटीआई ने जैसे इन्होंने शोर डाला हुआ है पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान ने ये वाहिद आज़ाद कश्मीर है जिसका जो तरक्याती फंड जो है वो डबल कर दिया। हाँ, नहीं किया, कोई समझ नहीं आ रही है। लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये जवाबदेह होंगे पीटीआई की आने वाली हुकूमत, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस टाइम, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बौखलाहट का शिकार हैं। दिन ब दिन इनके पैरों के नीचे से जो इनकी कुर्सी है वो खिसकती जा रही है, और थोड़ा सा टाइम का वेट है, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ आप खुद देख लेंगे कि ये इनके पास अपनी सीटें भी नहीं बचेंगी। सिर्फ़ अभी ये जो इक़्तिदार जो एन्जॉय कर रहे हैं, ये उस टाइम तक दरअसल कुछ जो थोड़े से लोग इनके पास बचे हैं, वो उनके साथ हैं। बाकी वो उनको नज़र आ चुका है कि आने वाला टाइम इंशाल्लाह पीटीआई अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, और इंशाल्लाह इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी एक कश्मीर का जो नारा है वो लेके आएंगे। यहाँ स्टेटस को, और वो जो पहले बैठ के कौम के जो फैसले किए जाते थे कौम के जो फ्यूचर के बारे में, वो ख़त्म होंगे इंशाल्लाह, और मसावी हकूक़ के बारे में बुनियादी सहूलियात जिसमें गैस, बिजली, पानी और मेडिकल की सहूलियत दी जाएंगी। और बंदे सबसे एक लास्ट और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इस बार आप जब हुकूमत आएगी आप देखेंगे कि इस टाइम पे ज़्यादा वो जो जागीरदार और जिस तरह के लोग नहीं हुकूमत में आ रहे, वो आपको आने वाला टाइम बताएगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान का विजन क्या है। वो चेंज जो कहते हैं वो चेंज इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा, और जो पाकिस्तान में इस टाइम बाकी पार्टियों के साथ हो रहा है, तो वो ऑलरेडी उनको जो हमारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उनको वो ख्वाबों में आना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह आने वाला टाइम में इनसे बाकायदा एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, तो मैंने कहीं निकलना है, तो मेरा कुछ नेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है। आपका नैरेटिव जज़ाकल्लाह। इसका फैसला करेंगे अवाम। ना होगा सीधा खुर्शीद उज़्मा अब्बासी साहब का बहुत शुक्रिया आपका जनाब खुर्शीद उज़्मा अब्बासी साहब। जैसा इन्होंने कहा पीटीआई के हवाले से, और पीटीआई महंगाई खत्म करने में पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर ये तो समझ में आ रहा है कि नाकाम हुई, और उसका जवाब उनसे जब पूछा जाता है तो वो मुख्तलिफ अवामी हलकों में, मेरी ज़ाती अगर उनसे कोई बात भी हुई है आला ओहदेदारान से, तो ये कह रहे हैं कि मुल्क का कर्जा इतना ज़्यादा है कि उसको देते हुए उसका पहले इंटरेस्ट पे हो रहा था, और पहले एक मसनूई इकोनॉमी जो है दिखाई गई, और उस मसनूई इकोनॉमी के अंदर ये था कि जनाब आवाम को रिलीफ हुआ, चीनी सस्ती, आलू सस्ती, आलू जो है वो 200 रुपये दर्जन, और जो है ना अंडे जो है वो 100 रुपया किलो। ये चूंकि अल्फाज मोहतरम जो है वो बिलावल साहब ने बोले थे, तो मैं उनकी कॉपी कर रहा हूँ। वैसे आप सब लोगों को पता है कि मसाइल क्या है वहाँ पे, अवाम को फौरी रिलीफ चाहिए। तो क्या आप समझ रहे हैं कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर में जब आएगी तो ऐसी रिलीफ वो दे पाएगी खुर्शीद उज़्मा साहब? ना पीटीआई क्या जी, वहाँ फरिश्ते भी आ जाए वो भी नहीं देंगे। वहाँ जो शैतानियत है उससे फरिश्ते भी घबराते हैं। ये देखें ना, ये शैतानों के दोस्त नहीं है जो गालियां देते हैं अवाम को, यानी इस शैतानियत से तो फरिश्ते भी तौबा पढ़ते हैं। वो भी अल्लाह को कहते होंगे कि आदम की कैसी मखलूक तूने वहाँ वारद की हुई है, जो जिनसे हमें भी खौफ आता है। तो बाकी इस्माइल शाह साहब की अपनी राय है, वो पीटीआई के वर्कर हैं, कारकुन हैं, उनका अपना मौक़िफ़ साफ ज़ाहिर है, जिस पार्टी से वो वाबस्ता हैं वो उन्हीं के मंशूर की बात करेंगे। हमें उनकी इज़हार राय से कोई एतराज़ नहीं, हर बंदा अपनी राय के इज़हार का हक रखता है अपने ऑर्बिट के एतबार से। तो ग्राउंड के ऊपर हमें नज़र आता है, तो वो ये जो मोहतरमा ने जो कुछ कहा जी, बस यही कुछ है, ऊपर से नीचे तक वो अवाम को गालियां देते हैं लीडर, और अवाम वापस लीडर को गालियां देती है। अगर लीडर बाशऊर होता आज़ाद कश्मीर का तो कभी खुर्शीद उज़्मा साहब, ये शऊर की बुलंदियां नहीं है, ये हमारे जो एथिक्स हैं, सियासी एथिक्स और सहाफती एथिक्स, ये हैं कि हमें खुद भी सीखने सिखाने का अमल है। हम उनको भी ये बताएं कि शऊर जब तक वहां बेदार नहीं होता, वहां के अवाम को जगाना होगा, और अवाम को शऊर बेदारी के लिए आप क्या टिप्स दे रहे हैं कि क्या टिप्स जो है ना वहां इस्तेमाल? अच्छा शाह जी, एक और आपको कारनामा हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मैसेज किया है कि जी वजीर तालीम का एक और कारनामा आप लोगों को दिखाएं, और ये भी जरा आप लोगों को दिखा के उसके बाद आप जावेद साहब से जरा बात करवाएं।
ये इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। तो मैं अगर आप कहें तो मैं प्रोड्यूसर साहब कहते हैं हम वो क्लिप चलाते हैं। लेकिन इससे पहले ये क्लिप के हवाले से, क्लिप चलने से पहले आप थोड़ा सा ये इस पे वजाहत कर दें कि हमने उनको शऊरी तौर पर कैसे बेदार करना होगा आवाम को। न शऊरी तौर पे अवाम को बेदार करने के निज़ाम में तब्दीली की जरूरत है। वो निज़ाम वहाँ कौन तब्दील करेगा शाह साहब? लीडरशिप का विजन आपने देख लिया, यानी देखें इफ्तिखार गिलानी साहब जैसे बैरिस्टर अगर जलसे में खड़े होकर लोगों को गालियां देंगे तो ये बैरिस्टर साहब को चाहिए था कि अपने खानदानी काम करते। इनकी मुजफ्फराबाद में ट्रांसपोर्ट का काम था इनके वालिद साहब का, ये उधर अच्छे थे क्योंकि उसमें यही जबान बोली जाती है लारी अड्डों में। जो इन्होंने कल जबान इस्तेमाल की ना, इनको ये चाहिए था कि सियासी मैदान में आने के बजाय अपना वो कारोबार संभालते ट्रांसपोर्ट का। वहां पे ड्राइवर कंडक्टर से यही गुफ्तगू होती है जो आपने भी सुनी होगी, जावेद साहब ने भी, और नाजरीन को भी पता है कि लारी अड्डों पे किस तरह की जबान होती है। तो मुझे तो लगता है ये बैरिस्टर भी नाम के ही हैं। लंदन से वापस जाने वाला कोई भी बंदा, इनकी डिग्री भी चेक करें, वो भी मुझे लगता है 2 नंबर ही होगी, क्योंकि उनका कलाम, उनका जो अंदाज है और वजारत उसको क्या दे दी तालीम की। पहले आप ये देख लें कि वजीर तालीम के पास कोई विजन ही नहीं है। यानी अगर आपसे गुजारिश है कि वो क्लिप चलाएं जो अगला क्लिप है और उसके ऊपर तबसरा करेंगे प्रोग्राम का, चूंकि दुरानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरबाज। अच्छा, आप कितनी अरसा से इस स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए 3 साल। 3 साल। तो 3 साल में आपके स्कूल की ये पोजीशन है इस वक्त तक कि ये बच्चे नीचे बैठे हुए हैं? ये तकरीबन 15 साल से ये इसी तरह ये सिस्टम चला आ रहा है। यहाँ कोई शेल्टर देखें आप, शेल्टर की हमारे पास डेस्क नहीं है। तकरीबन 120-30 बच्चे हमारे पास हैं यहाँ। 120 बच्चों की तादाद है। आपके पास डेस्क भी नहीं है बैठने के लिए? जी जी। तो आपको देखने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया? ये ग्राउंड भी आपका सारा कच्चा पड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी नहीं आया। यहाँ इतने कहते रहते हैं कमेटी नुमाइंदे, भी कुछ भी नहीं आया। हमारे पास तकरीबन इतनी तादाद है यहाँ 120 बच्चे हमारे पास, तो 2 टीचर उनको किस तरह पढ़ाएंगे? मुझे ये कंट्रोल करना मुश्किल है। अच्छा, आपके पास टीचर की भी कमी है? टीचर की कमी है। ये 120 बच्चों को आप 2 लोग कैसे पढ़ा सकते हैं? बहुत मुश्किल है, इनको कंट्रोल करते हैं, थोड़े बहुत पीरियड लगाते हैं, लेकिन हमारे बस से बात नहीं है कि इनको इतने पीरियड लगाने। नाजरीन आप देख रहे हैं ये बच्चे कैसे नीचे बैठे हुए हैं, कच्ची जगह, आगे ये बर्फीला इलाका है। ये देखें ये कैसे, ये सर्दियों में कैसे गुजारा करेंगे। आपके स्कूल के अंदर की हालत ठीक है? अंदर की हालत भी ठीक नहीं है। हमारे पास बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है। बेंच डेस्क नहीं है। फर्श वगैरह पड़े हुए हैं स्कूल के? फर्श एक कमरे में पड़ा हुआ, दूसरे कमरे में फर्श नहीं है। एक कमरे में पड़ा हुआ, दूसरे कमरे में फर्श नहीं। ये बच्चे कैसे पानी में बैठे हुए हैं? पानी की ये खुद आपने पानी लगाया? पानी खुद लगाया हमने। ये नाजरीन देखें आप कैसे ये पानी में बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये ठंडी जगह, बर्फीला इलाका है। आपको अंदर स्कूल का अंदर भी मायना करवाते हैं। ये देखें ये आग जलाने के लिए इन्होंने अंगीठी बनाई हुई है। ये जैसे हमारे पास 130 बच्चे हैं, हमारे पास जगह नहीं है। 130 बच्चे हैं, इनके पास जगह नहीं है बैठने के लिए। ये सिर्फ एक रूम है, डेस्क नहीं है हमारे पास। आपके पास डेस्क नहीं है, सिर्फ एक रूम में डेस्क लगे हुए हैं। एक कमरा है हमारे पास ये वाला, यहाँ फर्श नहीं है, बेंच नहीं है। ये देखें नाजरीन ये खिड़की लगाई हुई है, इनकी स्कूल की हालत देखें जरा। ये दूसरा रूम है, इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप नीचे से इसकी देख रहे हैं कैसे हवा आ रही है। सर्दियों में तो जिस वक्त बारिश होती है अंदर पानी आता है। पानी आता है, सर्दियों में बारिश पानी आता है। सर्दियों में तो हमारे पास तकरीबन सिर्फ 3 क्लासें, 2 क्लासें यहाँ बैठ, 2 क्लासें सर्दियों में यहाँ पे बैठ सकती है। ये देखें इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे इन सर्दियों में गुजारा करेंगे।
जी नाज़रीन, ये उस खस्ता हाल स्कूल का आपने नज़ारा किया। 130 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और 2 टीचर्स हैं। छोटी-सी मिसाल मैं आपको देकर मैं अपने जो है पैनलिस्ट से सवाल लूँगा कि हमने एक प्राइवेट इदारा वहाँ बरलास इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह यानी कश्मीरी डायस्पोरा के तमाम जो है वो डोनेशन से एक इदारा वहाँ हमने खड़ा किया। 130 बच्चे वहाँ पर भी हैं और 12 टीचर्स हैं वहाँ पे माशाअल्लाह। और बाकी स्टाफ जो है वो इसके अलावा है, चौकीदार, चपरासी या ये सारी चीज़ें हैं। और बच्चों के साथ किस तरह सलूक हो रहा है वो ज़रूर मैं ऑन एयर ये आप सब लोगों को कहता हूँ कि ज़रूर बरलास इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो नंबर पाछोट के अंदर है, उसका विज़िट करें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये सरकार का आलम है। मोहतरम इफ्तिखार गिलानी साहब वज़ीर तालीम उनके हल्के से ये जो है आपके सामने एक खिताब चलेगी। जावेद साहब को माइक म्यूट कर लें क्योंकि उनकी डिस्टर्बेंस आ रही है। और बावजूद इसके कि यानी अवामुन्नास को गाली-गलौज करना, अवामुन्नास को कहना जहाँ से वो आए हैं वहीं पे उनको रिटर्न किया जाएगा, उनको गिच्ची से पकड़ के मैं उनसे पूछूँगा जिनको मैंने पैसे दिए हैं और पता नहीं क्या और पैसे दिए लग ये रहा है कि उन्होंने अपनी जेब से दिए हैं। खुर्शीद उज़्ज़मा अब्बासी साहब, स्टेट के जो फंड्स होते हैं वो स्टेट की वो सेस के पैसे, कश्मीर सेल के पैसे या कश्मीर के जो है वो बजट के पैसे, ये सारे बेसिकली स्टेट के पैसे हैं। क्या कह रहे हैं ये मौसूफ? जी, ये पहले तो जावेद साहब की टर्न है, आप इनसे जवाब ले लें ताकि टाइम बराबर तकसीम हो जाए। मैं आपसे नैरेटिव आपका लेता हूँ कि ये मौसूफ क्या कह रहे हैं कि जनाब पैसे मैंने जेब से दिए हैं और जनाब पत्नी को और लग ये रहा है कि उन्होंने वाकई अपनी जेब से दिए, हालांकि उनके अपनी जेब से नहीं है, ये स्टेट के पैसे है। अगर किसी को अगर वो पैसे मिले भी हों किसी फंड्स के जो है ना मद में, तो वो स्टेट के पैसे होते हैं, वजीर के पैसे नहीं होते। वजीर को पहले ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। और लेकिन अवाम उन्नास का 7 बार अफसोस करते हुए कि वो उसी बात पे जो है ना उनका नाराबाजी हो रही है, जीवे बैरिस्टर, जीवे जो है ना वो ये और वो। जावेद साहब, शऊर कितना टूट-फूट का शिकार है और उस शऊर को हमने कैसे देखा? जी, मुझे से पूछ रहे हैं? जी, जी। जी। जी, जी, ये जो स्कूल दिखाया गया है, ये जो स्कूल की हालत दिखाई गई, ये आज़ाद कश्मीर के मोस्टली अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाके देखेंगे तो बिल्कुल यही सिमिलर सिचुएशन आपको मिलेगी। मेरे अपने गाँव में एक स्कूल बन रहा था ज़लज़ले के बाद, वो 3 के 4 दफ़ा तो वो खा गया, ठेकेदार पैसे खा के भाग गया। तो इसी तरह जो है वो स्कूल बनते-बनते पता नहीं 10 साल लगे, 12 साल लगे। बात ये है कि ये जो स्कूल बने टूटे थे ज़लज़ले में, वो अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। और हैरानगी की बात ये है कि जिस स्कूल को अभी दिखाया गया है, ये मुज़फ़्फ़राबाद के किसी इलाके का स्कूल है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मुज़फ़्फ़राबाद के ही किसी हल्के से इलेक्शन लड़ते रहते हैं और वहाँ से 2-3 ये जो अभी वज़ीर तालीम साहब दिखाए हैं, ये भी मुज़फ़्फ़राबाद के ही हैं। मैं थोड़ा-सा यहाँ बात ये है प्रोग्राम में वेलकम करूँगा जनाब कौसर काज़मी साहब को, जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। वेलकम टू द शो। जावेद अनास साहब, आप अपनी बात जारी रखें, उसके बाद उनको हम जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये मुज़फ़्फ़राबाद के ही वज़ीर तालीम साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ये हैं। अब बाकी इलाकों को छोड़ें, जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की हालत जो है वो इतनी ख़राब है कि कहीं भी किसी स्कूल में अगर आप जाएँगे तो आपको ये महसूस नहीं होता है कि ये स्कूल है। जिस तरह ये स्कूल हमने देखा है, क्या ये स्कूल इस तरह तो कहीं जो है वो भेड़-बकरियाँ भी कहीं नहीं बैठती हैं, वो भी कोई प्लेन जगह देख के, अच्छी जगह देख के वो बैठती हैं। जिस तरह बच्चों को ये स्कूल में बैठाया हुआ है, तो ये इस तरह तो जानवर भी नहीं बैठ सकते। तो ये बच्चे जो इस तरह के पत्थरों पे बैठे हुए हैं, कोई जो है वो पाइप में लटक रहा है, कोई किसी जगह लटक रहा है, कोई दीवार पे बैठा हुआ है, कोई पानी में बैठा हुआ है। तो यहाँ तो इस तरह तो भेड़ बकरियां भी नहीं बैठ सकती हैं। तो इस तरह का जो माहौल है या इस तरह की जो सिचुएशन बच्चों को जो दी गई है, इसमें से बच्चे पढ़ के वो क्या हासिल करेंगे और उनके माइंड पे क्या असर होगा और उनकी ग्रोथ क्या होगी, उनकी ग्रूमिंग क्या होगी। खास करके इनकी जो बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसके लिए खास करके पहली चीज तो उसका जो बैठना, उसके तरीके से उसको बैठाना, इज्जत से, रेस्पेक्ट से, उसकी कोई जगह हो, कोई रूम हो, कोई जो है वो जहाँ बैठ के वो उसके बाद वो स्टडी करे और टीचर से लर्न करे। और टीचर भी हमारे जो है वो ऐसे ही होते हैं जिनकी खुद जो है वो तरबियत ऐसी होती है, पत्थरों पे बैठ के, दरख्तों पे बैठ के पड़े होते हैं, तो वो भी बेचारे
क्या करें। उनके लिए ना कोई इंस्टीट्यूशन है, ना कोई एडवांस जो है वो तालीम और तरबियत का कोई निज़ाम है। बच्चों खास करके जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके टीचरों के लिए ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी में उनकी तरबियत की जाए और बच्चों को कम से कम वो बेसिक चीज़ें सिखा सकें ताकि बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो हो सके। हमारे यहाँ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा रोक दी जाती है। टीचर जो है वो आज भी उसी तरह थानेदार की तरह वो बच्चों को डंडा लेके मारता रहता है। आज़ाद कश्मीर में गो के मार पीट जो है वो बैंड है, लेकिन इसके बावजूद जो हमने देखा है कि कई स्कूलों में वो टीचर मार पीट भी करते हैं। तो ये जो है ये आखिर तालीम का बजट भी होता होगा स्कूलों के लिए, हर स्कूल के लिए कोई ना कोई साल का कोई उसमें से हिस्सा होता होगा। वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो तालीम का जो महकमा है वो क्या करता है। ये वज़ीर तालीम साहब जो इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ देते हैं किसी मजमे में, क्या ये अपने डिस्ट्रिक्ट में घूम फिर कर ये अपने स्कूलों की हालत नहीं देख सकते हैं, ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं देख सकते हैं, वहाँ पानी और बच्चों के बैठने की सहूलतें जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं कहता हूँ कि एक हफ्ते का काम है, इस तरह के स्कूल में एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ये सहूलतें प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर देखें कि 120 बच्चों के लिए 2 टीचर हैं, तो इससे बड़ा और अलमिया क्या होगा कि आज हम 21वीं सदी में ऐसा तालीमी निज़ाम देख रहे हैं जो 100 साल पहले भी हमारी रियासत में शायद नहीं था। वहाँ उस वक्त भी तकरीबन 30 से 32 जो स्टूडेंट होते थे उनके लिए महाराजा हरी सिंह के ज़माने में कम से कम 1 टीचर हुआ करता था, और आज 120 बच्चों के लिए हमारे पास जो है वो 2 टीचर हैं। तो इस ज़माने में हम आज 21वीं सदी की बजाय हम आज भी जो है वो 20वीं सदी के किसी गाँव में रहते हैं, और फिर ऊपर से लोगों की सोच देखें और उनकी तरबियत देखें। हमारा जो निज़ाम तालीम है, जो निसाब तालीम है, वो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को मतरूक करार दिया, और आज़ाद कश्मीर जो इनके अंडर है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ का तालीमी निज़ाम जो है वो तो हमारे किसी ना तो कल्चर के मुताबिक है ना हमारे इलाके के मुताबिक है। उसमें बच्चा क्या समझेगा। बच्चे को गुजरात पढ़ाया जाता है और पंजाब के जो है वो डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपने आज़ाद कश्मीर के बारे में और अपनी रियासत के बारे में बहुत शुक्रिया आपका। कुछ भी नहीं है। चूंकि प्रोग्राम का दौरानिया कम है, मैं कौसर काज़मी साहब की तरफ और कौसर काज़मी साहब को मैं वेलकम करते हुए प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और ये बताइएगा कि वज़ीर तालीम साहब इफ्तिखार गिलानी साहब के हल्के के अंदर ये कसम पुरसी का आलम है, 130 बच्चे, 2 असातिज़ा, 1 कमरा कच्चा 1 पक्का, उससे पानी अंदर आ रहा है जा रहा है, और वो अवाम नाम को कह रहे हैं कि गिच्ची से पकड़ के मैं इनसे वोट भी लूंगा, और उनको ऐसी गालियां उन्होंने जो दी, मैं समझता हूँ कि वो दोबारा ऑन एयर करने की जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब एंड अब्बासी साहब का। सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा लेट में प्रोग्राम में हुआ तो पहले हो जाना चाहिए था, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए ये मेरा ताल्लुक भी उनसे डिस्ट्रिक्ट के है, मुजफ्फराबाद से भी है, जेलम से भी है, इस साइड से भी, लेकिन मुजफ्फराबाद में उनके हम वोटर भी हैं, और पीछे से भी हमारा ताल्लुक जो जेलम का जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, जो हल्का बनका हल्का साल का साथ। ये जो देख के कभी जो वीडियो पे देखा था थोड़ी देर पहले, ये अवामी नुमाइंदे हैं और वो एक बैरिस्टर हैं। जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है एज एजुकेशन के वो मिनिस्टर होने के नाते से, एथिकली मैं समझता हूँ अगर उन्होंने वो जो भी बेनिफिशरी थे जिनके खिलाफ वो किया है, तो ये हमारे वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट्स हैं, इस तरह की लैंग्वेज जो है एज मिनिस्टर, अब तो वो पूरी आज़ाद कश्मीर के है ना। अब वो जिस किसी को कह रहे थे कि मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, वो भी उन्हीं का वोटर है। जब ये नुमाइंदे पूरे बन गए हैं तो पूरी आज़ाद कश्मीर के हैं ये। तो मैं समझता हूँ कि ये एथिकली बहुत ही गलत बात है, इसमें उनको नोटिस लेना चाहिए। तो दूसरा आप एजुकेशन का कह रहे थे, तो एजुकेशन अब वो ये हमारे भाई बात कर रहे थे कि इनका जो बच्चों का लेवल ऐसा है, बच्चों के लेवल को तो छोड़े, बड़ों का लेवल देखें ना पहले। मेरा ख्याल है बड़ों से शुरू करना चाहिए ये सब कुछ, बच्चे तो बड़े दूर की बात है। इन लोगों को ये फिर अगेन वही बात आती है हमारी आवाम का, फिर वही इनको लेके आते हैं, ऐसे लोगों को बार बार आजमा रहे हैं। अब जो एजुकेशन का सिस्टम जो आप बता रहे थे, अगर आज हम ये शुरू करेंगे तो ये 20 साल के बाद हमें उसका फल मिलेगा। तो अब जितनी देर कर रहे हैं तो इतना ही हमारा अपनी जनरेशन का ये नुकसान है। तो उनका ये फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ देख लें। तो आप क्या समझते हैं काज़मी साहब कि क्या ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाए जाएं जो हल की तरफ हम जाएं? हम शऊर कैसे बेदार करें अवाम में कि वो बार बार इन घिसे पिटे लोगों को
आवे आवे जावे जावे, और हार पहनाने वालों को जो है वो जो है ना यानी फख्र से जो है ना उनको हार ना पहनाए कि ये हमारे सियासतदान हैं, इनके दरवाजे खोल के फख्र ना महसूस करें। ये शऊर कैसे हम बेदार कर सकते हैं अवाम में? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जो आगे जो उससे पहले हो गया वो सबके सामने हम सब देख रहे हैं। जैसे ये भाई कह रहे थे कि स्टूडेंट देखें, वो हम भी इस बिजनेस में हैं, हम भी पाकिस्तान में स्कूल रन करते हैं, अमेरिकन स्कूल, तो हमें इसका पता है कि वो ये कह रहे थे कि 30 कितने बच्चे, मुझे बता रहे थे कि 100 कितने बच्चे पर टीचर, 130। अब अंदाज़ा लगाएं, यहाँ हमारे में मेरा ख्याल है 15 या 20 बच्चे होंगे। ये क्या बढ़ाएंगे वो बच्चों को, क्या वो जनरेशन है, क्या हमारा वो फ्यूचर है। लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी यहाँ पे कि देखें 4 मिलियन लोग हैं ये आज़ाद कश्मीर के, 4 मिलियन में से ज़्यादा ये शहर के अंदर हैं, 2 मिलियन है, बाकी 2 मिलियन ऊपर हैं। जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो उनसे बहुत दूर हैं। हमारे अपने गांव का जो पीछे जो स्कूल है वहाँ बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं बैठ के, पिछले ज़ुल्ज़ला से लेके आज तक। तो ये आइंदा के लिए हमें सोचना चाहिए कि हमने फ्यूचर में अब क्या करना है। ठीक है, फ्यूचर जो आगे आ रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ें, हमें देख के ये फैसला करना है कि हम अगर ऐसे लोगों को लाते रहेंगे तो 20 साल और पीछे जाएंगे। यानी आप ये समझते हैं कि आवाम को गिरावट करने का जो है वो इस वक्त हमने दस्तक देनी है उनके दरवाजों। ये टाइम आ गया आवाम को सोचने का कि ये इस तरह की पहली जो मारूसी सियासत या इस तरह वो कुम्बाइज़म, और ये सबसे बड़ी, चूँकि एक तो हमारे माशरे में एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे माशरे में पता नहीं ये कहाँ से दरमियान से एक ये समझता हूँ एक बहुत ही एक अजीब किस्म की चीज़ हमारे अंदर आ गई है, इज़्म। खुदा जानता है कि ये कहाँ से आ गया। एक तो हम सबको कहते हैं जी कि मुसलमान होने के नाते से हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमारे हर चीज़ मेरिट पे होनी चाहिए, हर चीज़ जो भी होनी चाहिए, जो इसके काबिल है उसको उसका हक मिलना चाहिए। राइट। तो ये बड़े दुख की बातें होती हैं। ऐसी चीज़ों की वजह से हमारा माशरा बहुत पीछे है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिनका इसका हक मिलना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं है। सही, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है जी। खुशी साहब, आपका आखिरी टेक, और उसके बाद अवाम का जो है ना हम यहाँ पे जो मुख्तलिफ कमेंट्स होते हैं वो भी शामिल करेंगे, नाज़रीन के कमेंट्स भी शामिल करेंगे। कौसर काज़मी साहब ने कहा जी कि ये वक्त है कि हमने दस्तक देनी है दिलों और दिमागों पर, और उनको शऊरी तौर पर फिर से बेदार करना होगा, बेदार करके ये बताना होगा कि उठो मेरे गरीबों को जगा दो और ये कह दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। हमने ये जगावट पैदा करनी है उनके अंदर, और इस जगावट के लिए आप क्या जो है ना अच्छी जो है टिप्स दे रहे हैं? अच्छा सर, मैं ये गुजारिश करूं, पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर की 80% आबादी जो है वो दही है और 20% शहरी आबादी है। उसके बाद जो आपने स्कूल के टीचर का इंटरव्यू दिखाया, वो उनके इंटरव्यू में अगर आप गौर करें तो जब वो स्कूल के इमारत के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, उन्होंने बच्चों की तादाद 120 बताई थी। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, जब वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, उन्होंने 10 बच्चे और ऐड कर दिए। अच्छा, जिस माशरे के टीचर को ये नहीं पता कि मेरे स्कूल के बच्चों की तादाद क्या है, वहां क्या इनकलाब आएगा, मैंने भी नोट किया था। नहीं देखें, किस तालीमी इनकलाब की आप बात करते हैं। वो टीचर बेचारा इंटरव्यू नहीं दे सका, वो ऐसे घबराया हुआ था कैमरे के सामने। खुदा जाने इफ्तिखार गिलानी ने लगाया होगा सिफारिश पे। तो जब अभी मेरे भाई ने बात की, कौसर काज़मी साहब ने, कि मेरिट के ऊपर बात होनी चाहिए, तो ये मेरिट के ऊपर क्या बात खाक होगी। बैरिस्टर की तरफ से ख्वातीन टीचरों को भी बड़ा दुख है, उनके भी बड़े गिले हैं कि जी ये हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। और अखबारात के अंदर ये बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी कॉलेजेस की तरफ से भी, जो वजीर है कॉलेजेस का, उसमें भी हमारी टीचरों ने ये गिला किया कि जी हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। तो मैं 7 बार लानत भेजूंगा ऐसे निजाम के ऊपर। और फिर मुझे लोग कहते हैं आप तल्ख बोलते हैं। अगर मैं दलील के बाद तल्ख बोलता हूं तो मेरी उस हकीकत को भी तो आप समझे ना शाह जी। उन्होंने अभी जिस टीचर को ये नहीं पता कि बच्चे 120 हैं या 30 हैं, वो जाके अपने ऑफिसर को क्या बताएगा मेरे इदारे में क्या किस चीज की जरूरत है, इसको वो क्या समरी बना के देगा। तो वजीर साहब का तो ये है, ये कब्जा माफिया है इफ्तिखार गिलानी साहब। रशीदाबाद में पासपोर्ट ऑफिस की जगह खालसा सरकार है,
उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अब ये अपने असासे बना रहे हैं। पहले तो वो नाजायज कब्जा छोड़े ना गिलानी साहब वहां से, वो सरकारी इमलाक को सरकारी रहने दें, खालसा सरकार को मालकियत जाहिर करके, और फिर इन्होंने एक टाइगर फोर्स बनाई हुई है नौजवानों की, ताकि दूसरे लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। अच्छा, मैं आपको इनकी क्या खूबियां क्या खामियां बताऊं शाह जी, बाद में फिर लोग चीखे मारते हैं कि जी आप एथिक्स से हट जाते हैं। ये हटाते हैं हमेशा साहब, एथिक्स से हटाते हैं। देखिए इस तरह के मैनर्स के अंदर जब उनको जरूर खुदेड़ेंगे, उनकी जो है ना, उनके जो मसाइल, अवाम के जो मसाइल हैं उनको सामने लाएंगे, और इनकी जो चोरियां हैं वो भी जरूर अवाम के सामने रखेंगे, उनकी अदालत में रखेंगे, लेकिन एटिकेट्स और मैनर्स के साथ हम उन जैसे नहीं हो सकते। नहीं, बात ये नहीं शाह जी, बात अगर आप सच पूछे ना, लोहे को लोहा काटता है। छोड़े जर्नलिज्म के एथिक्स को, जिस खित्ते के लिए हमारा जर्नलिज्म है वहां की ग्राउंड रियलिटी हमारा साथ नहीं दे रही। सच बोलोगे सच रिपोर्ट होगा, झूठ बोलोगे झूठ रिपोर्ट होगा। उसमें शाह साहब ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। ठीक है, प्रोग्राम का दुरानिया हमारा खत्म हो रहा है, और मैं आप तमाम मेहमानों का बेइंतहा शुक्रिया अदा करूंगा। जावेद अनाज साहब से सिर्फ 1 मिनट का क्लिप लेंगे, और उसके बाद हमने शामिल करने हैं जो है वो नाजरीन के कमेंट्स। जावेद साहब, आप आखिरी कमेंट्स अपना दे दें, उसके बाद जो है ना मैं ये अवामी कमेंट्स की तरफ आऊंगा। जी, मैं तो ये कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जिस तरह इन्होंने पहले भी कहा है कि वहाँ अगर आके फरिश्ते भी बैठ जाएं, तो इस सिस्टम में या ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है, ये लूटमार का स्ट्रक्चर है, ये चापलूसी का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसलिए ये कुछ होनी चाहिए, राइट? जी, उसमें तो जब तक ये आज़ाद कश्मीर के इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते हैं, कभी भी वहाँ डिलीवरी नहीं हो सकती है। कोई भी काम आप 73 सालों की पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, आज़ाद कश्मीर के लोगों की हालत देखें, जॉब्स की हालत देखें, यानी रोजगार जो है वो आज़ाद कश्मीर में इस टाइम जो है वो 1% भी नहीं है, और तकरीबन हमारी 95% जो स्किल वर्कर हैं या एजुकेटेड जो लोग हैं वो भी आज़ाद कश्मीर से बाहर हैं, और तकरीबन 50% जो स्किल वर्कर हैं और डिग्री होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान से भी बाहर हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिस इलाके की 50% आबादी रोजगार के लिए अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बेल्जियम, इंग्लैंड और किस किस मुल्क में जो है वो ख्वार होती फिर रही होगी, तो वहाँ के सिस्टम को आप जब तक चेंज नहीं करेंगे, वहाँ उसके अंदर जो है वो कैपेसिटी नहीं है कि ये लोगों को 1% लोगों को जॉब दे सके, 1% लोगों को म्यारी तालीम दे सके। आज़ाद कश्मीर के ये जो तालीमी इदारे हैं इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, और इनको नए सिरे से री एस्टेब्लिश करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की ये जो तालीम है ये बिल्कुल मतरूक तालीम है, और वहाँ तालीम के नाम पर जो प्राइवेट इदारे हैं, हर गली मोहल्ले में कोई स्टैंडर्ड चेक नहीं कर रहा है, कोई किसी की कोई वैल्यू एबिलिटी चेक नहीं है, कोई किसी की कोई स्किल नहीं चेक कर रही है। मैं खुद जो है वो इस बात को मैं देख के आया हूँ कि वहाँ मैट्रिक पास जो लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मैथ कैसे इंग्लिश में जो है वो लिखना है, और उन्होंने कभी जो है वो इंग्लिश में मैथ जो है वो न पढ़ा है, न कोई और किताब पढ़ी है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे जाके वहाँ फेल होते हैं दूसरे स्कूलों में जब जाते हैं। तो इतनी बुरी हालत है कि हर गली मोहल्ले में जिस तरह दुकान खुली होती है परचून की, इसी तरह वहाँ स्कूल खुले हुए हैं, और हर एक को इजाजत दे रखी है, कोई स्टैंडर्ड नहीं चेक है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। को इस तरह तालीम को बर्बाद किया गया है कि वहाँ पूरी नस्ल बर्बाद हो चुकी है और पूरा समाज बर्बाद हो चुका है। फिर ऊपर से जो है ये जिस तरह कोसर काज़मी साहब ने भी कहा है कि वहाँ बरादरियों के बेस पर कोई इज्म चलाकर फिरकों के बेस पर क्या क्या फ्रॉड नहीं किया जाता है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर है वो आज़ाद कश्मीर में पूरी तरह जो है अपने पंजे जमा चुकी है, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पहली चीज तो ये कि आज़ाद कश्मीर में वो गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर पॉलिटिक्स कर रही हैं, और सारा कल्चर यहाँ का बर्बाद करके रख दिया है, और हम पंजाब की कॉलोनी बन के रह गए हैं। जब तक हम अपने इलाके में अपनी एम्पावरमेंट की बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम ना अपना तालीमी निज़ाम दुरुस्त कर सकते हैं। जब तक तालीमी निज़ाम को आप अपने इलाके की ज़रूरतों के मुताबिक री एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, आपको जो कुछ पढ़ाया जाता है वो इर्रेलेवेंट है, वो हमारे बच्चे की ज़हनी नशोनुमा करने में नाकाम है। आप स्कूलों की हालत तो छोड़ें,
नसाब तालीम को देखें तो आप सिर्फ पीट के रह जाते हैं। वो तो 21वीं सदी के उस जमाने के मुताबिक है ही नहीं। एक तो ये खत्म किया जाए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह का वहाँ पॉलिटिकल सेटअप बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया गया, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि पाक आज़ाद कश्मीर के जितने अच्छे और जितने नेक लीडर भी आ जाएं, ये स्वाय चापलूसी के, पाकिस्तान के लीडरों के और एक मिनिस्टर की चापलूसी के अलावा ये कर भी कुछ नहीं सकते हैं। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जाके वहाँ कसमें खाता है कि मेरा काबा है और मेरा पता नहीं क्या है। ये क्या, इसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो ये ऐसी बातें करे? इसलिए कि ये उनको इसी तरह रखा गया है, उनको थोड़ी सी प्रिविलेजेस देके उनको वहां स्पोक्समैन रखा हुआ है हर एक पार्टी ने, और वो उनको सर्व कर रहे हैं, ना कि अपनी आवाम को। बहुत शुक्रिया जावेद अनाज साहब। और कौसर काजी साहब, आपसे माजरत चाहेंगे, आपको हम उतना दे पाए प्रोग्राम शामिल करेंगे। शाह साहब, जावेद साहब पढ़ते जाएंगे और बाकी लोग, आपकी ऐनक नहीं है, ऐनक लगाए। जावेद भाई पढ़ते जाएंगे और आप और जिसने जवाब देना वो देता जाएगा। जी जावेद साहब, आपको दिखाई दे रहा है? ये जी 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 जी, मैं ये प्रोड्यूसर साहब डाल रहे हैं, आप पढ़ते जाएं और बाकी दोस्त इंडोज करते जाएंगे। ये तो कोई खास नहीं है, बस कोई सवाल हो, ये अल्लाह पाक शाह साहब को शिफा दे, ये कोई सैयद जुल्फकार साहब ने कहा है। और तिकर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सैयद सदक शाह साहब सलामत रहें और जल्द सेहत आपके लिए सेहत की दुआ कर रहे हैं, शायद हमारे शाह साहब के लिए, सदक शाह साहब के लिए। तो ये है जी, ये कारी साहब कह रहे हैं जी, अल्लाह के ये अल्लाह पाक आले मोहम्मद के सदके और शाह साहब को शिफा अता फरमाए। ये सारे जो हैं वो आज हमारे सदक शाह साहब को दुआएं मिल रही हैं। इनको शायद कोई सेहत खराब थी, तो हम भी यही दुआ करते हैं कि इनको अल्लाह पाक सेहत करे। ये क्या है जी, गालम कुलूज की सियासत अरूज पर है आजकल। सैयद जुल्ले हुसैन, ये किसी ने लिखा है। खुर्शीद उस्मान साहब कौन से? मलिक सरफराज हुसैन ऐवान साहब कह रहे हैं। हाँ, ये फिर इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो उर्दू लिखते हैं, कम से कम ये तो सही लिखें। खुर्शीद उस्मान साहब कौन से सरकारी स्कूल, कौन सी तालीम और क्या वजीर तालीम? कम्युनिटी के चंदे से सरकारी स्कूल तामीर हो रहे हैं, कम्युनिटी के चंदे वहाँ प्राइमरी टीचर पढ़ा रहे हैं। आगे जो है वो रहा नसाब, वो जिस दुनिया या दीन कुछ भी सिखा नहीं जा सकता स्वाय मताला पाकिस्तान के। ये उर्दू थोड़ी सही लिखें। तालीम के लुगी माने नहीं जानता है, अगर जानता है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आए लफ्ज़ तालीम के बस ये सही थोड़ी सी इंग्लिश उर्दू लिखा करें ताकि आप आदमी पढ़ भी सके, उसका रब्त नहीं है। तो आए आपको प्रोग्राम में लाइव तैयार हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं लाइव तैयार हूँ सवाल और जवाब के लिए सभी और आपकी तालीम तरबियत के लिए भी। तो ये लोग, ये जो मलिक सरफराज हुसैन ऐवान साहब ये कह रहे हैं कि मैं आपकी तालीम तरबियत के लिए भी और इन लोगों की तालीम तरबियत के लिए भी, वो हमें कह रहे हैं कि मैं आता हूँ टीवी पर, चैलेंज कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर आपको मौका दिया गया तो आप ज़रूर हमारी भी तालीम तरबियत करें और बाकियों की भी करें। ये अच्छा जी, इस्माइल शाह साहब, क्या पीटीआई, क्या मुस्लिम लीग, क्या पीपीपी और क्या जमात इस्लामी, ना तो इन सब की कोई सिमत है, ना विजन है, ना आवाम से गर्ज, सब सियासी लड़ाइयाँ और मकसद इक़्तिदार। हमें चाहिए कि हम इनके शर से बचें और इनसे दूर रहें और उनको एक हद तक महदूद रखें। अच्छा जी, जावेद साहब आपके बारे में लिखते हो। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, अच्छा गधे को गधा बोला तो दुख लगा। हाँ चलें। अच्छा, ये जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान, ये किसी काम के नहीं, ये पाकिस्तान की एजेंसियों के खरीदे हुए एजेंट हैं, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। ये इस तरह है जैसे पाकिस्तान के अंदर बेकारियों को ठेकेदार सुबह चौकों चौराहों पर मांगने के लिए छोड़ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, ये जो इस्माइल शाह साहब बातें कर रहे हैं, हमें ये सिर्फ उन लोगों की ज़बान बोल रहे हैं, वो पाकिस्तानियों की है। भाई इन आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों की कोई औकात नहीं, ये बेकारी हैं। हम लोगों को इन मादरे वतन कश्मीर के गद्दारों को वोट नहीं देने चाहिए, क्योंकि जब कश्मीर आज़ाद नहीं है तो वोट भी अमानत नहीं है। जो लोग पाकिस्तान की सियासी जमातों के चमचे हैं,
یہ مادر وطن کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ ان کی رائے ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے جی ہمارے ضیاء قمر صاحب بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے، میرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی اس کے بعد آ گیا جی السلام علیکم، بینگ اے کشمیری پیٹریٹ whenever I saw the education system seriously I really disappointed when I saw the personality and the way of talk of the government teacher at that time. I thought what they have to teach to their students, seriously very very disappointed. جی بالکل جی I agree with you جی۔ طاہر عزیز صاحب اور یہ ہمارے سردار ساجد مغل صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ضیاء القمر صاحب کہتے ہیں کہ میرٹ نہیں ہونا چاہیے، کیا تعلیم برابر نہیں ہے؟ اچھا طاہر عزیز صاحب کہہ رہے ہیں جی I well experienced at a private sector education but at the comparison of the government teachers in all around the Kashmir even they haven't talked literally in Urdu language. بالکل جی بالکل ٹھیک ہے یہ۔ اچھا یہ جاوید صاحب آپ سے متفق ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں پلیز ٹرائی ٹو چینج دا سسٹم ادروائز اور نیو جنریشن وونٹ تھرو اپ ود دا برائٹ فیوچر۔ درست، آپ اپنا کام جاری رکھیں، انشاءاللہ کبھی تو روشنی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ زاہد بھائی نے سلام بھیجا ہے جی سب لوگوں کو۔ اس کے بعد ہمارے سرفراز بھائی کہہ رہے ہیں جناب آپ کے لیے نہیں لکھا کمنٹ، شاید آپ ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہے، یہ وزیر تعلیم صاحب کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، یہ تھا بالکل میں سمجھ گیا تھا۔ کوئی نہیں، تردید ہو گئی ہماری۔ تو جی شاہ صاحب آپ نے پروگرام دیکھا اور آپ نے سنا، ہمارے پروگرام کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ہم وہ روشنی فراہم کریں، ہم ان لوگوں کی جو ہے وہ حقائق کو سامنے لائیں، منظر عام پر لائیں، عوام کو بتائیں کہ جو لوگ سیاستدان ہیں، جو ذمہ داریاں جو ہے وہ اپنی نبھا نہیں پا رہے، جو اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر نبض آزما نہیں ہو رہے، اور جو ہے سیاسی اپنے اختیارات کو اس کا ناجائز استعمال کر کے عوام کو دھونس دے رہے ہیں، عوام کو جو ہے نا برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور عوام کو جو ہے وہ ہمیشہ زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا پروگرام صرف اسی حوالے سے آج بھی تھا کہ ہم وزیر تعلیم جناب افتخار گیلانی صاحب کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ماں کے بیٹے ہیں، جہاں سے آنا اور جانا اور اس طرح کی لینگویج کا استعمال کرنا، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کے والدین کی عزت و قدر کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس تعلیم ہے، اور اگر ان کے پاس تعلیم ہے تو وہ عوام الناس میں آ کر اپنی اس تقریر کا جو ہے جو انہوں نے کی اس کی معافی بھی مانگیں اور صحیح طور پر جو ہے عوام کا نمائندہ بننے کی کوشش کریں۔ ہم ہمیشہ معاشرے کے اچھے پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جہاں کسی نے کوئی اچھا کیا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور جیسے یہاں پہ ہی ناظرین نے جو ہے نا وہ اس ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کی، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا۔ آنے والے کل جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، شعور کو بیدار کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہوگا، اور شعوری جو ہے وہ بلندیاں ہی اصل بلندیاں ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ میری بھی دوسری جو ذاتی طور پر سب لوگوں نے کی ان کا میں ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے اچھے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔